गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स वीडियोस बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे हाथ एक बड़ा ही दिलचस्प डॉक्यूमेंट लगा है जिसका टाइटल है द आर्किटेक्चर ऑफ करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, लेकिन इसका सार एक ऐसे सवाल से जुड़ा है जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते हैं। मैं अपने करियर में आगे कैसे बढ़ूं? बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी के मन में आता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। करियर प्लानिंग और करियर डेवलपमेंट, ये सिर्फ एचआर के भारी भरकम शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये वो दो पहिए हैं जिन पर किसी का भी प्रोफेशनल सफर एक तरह से टिका होता है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों असल में है क्या, इनमें क्या फर्क है, और सबसे जरूरी बात, एक कामयाब करियर बनाने के लिए इन दोनों का तालमेल क्यों जरूरी है। हाँ, और ये कैसे काम करता है। चलिए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये दो शब्द हैं, प्लानिंग और डेवलपमेंट। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि करियर प्लानिंग आखिर है क्या। बिल्कुल, इसे ऐसे समझिए कि करियर प्लानिंग आपका पर्सनल गूगल मैप्स बनाने जैसा है। गूगल मैप्स? अच्छा, हाँ। आप कहाँ हैं, आपको कहाँ पहुंचना है, और वहां तक पहुंचने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं। ये एक बहुत ही पर्सनल और सिस्टमैटिक प्रोसेस है। इसमें आप शांत दिमाग से बैठकर सोचते हैं कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और कौन सी चीजें आपको काम में सच में खुशी देती हैं। एसेंशियली ये अपने करियर का एक ब्लूप्रिंट तैयार करना है। मतलब ये सोचने वाला हिस्सा है, स्ट्रैटेजी बनाने वाला। वो क्लासिक इंटरव्यू सवाल, मैं 5 साल में खुद को कहाँ देखता हूँ। हाँ, लेकिन इस बार जवाब किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए है। एग्जैक्टली। और इसी सिक्के का दूसरा पहलू है करियर डेवलपमेंट। अच्छा। अगर प्लानिंग मैप बनाना है तो डेवलपमेंट उस मैप पर असल में सफर करना है। वाह, ये तो बहुत अच्छा एनालॉजी है। ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक यात्रा है। इसमें वो सारे एक्शंस शामिल हैं जो आप अपने प्लान को हकीकत में बदलने के लिए लेते हैं। जैसे कोई नया स्किल सीखना, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना। बिल्कुल, या प्रमोशन के लिए तैयारी करना। तो प्लानिंग एक मंजिल तय करती है और डेवलपमेंट उस मंजिल की तरफ बढ़ाया गया हर एक कदम है। ये बहुत अच्छा तरीका है इसे समझने का। एक है नक्शा और दूसरा है सफर। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल उठता है, और वो है जिम्मेदारी का। इस डॉक्यूमेंट में एक बात पर जोर दिया गया है कि प्लानिंग में कर्मचारी और कंपनी दोनों की जिम्मेदारी होती है, लेकिन डेवलपमेंट में कंपनी का रोल ज्यादा बड़ा हो जाता है। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत ही जरूरी नुक्ता है। देखिए, ट्रेडिशनल तौर पर ऐसा ही होता था। करियर प्लानिंग एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है। मतलब आप बताते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं
और आपका मैनेजर या एचआर आपको गाइड करता है कि कंपनी में वो मौके कहाँ हैं। ठीक है। लेकिन जब डेवलपमेंट की बात आती है तो साधन तो कंपनी को ही देने पड़ते हैं, है ना? हाँ, सही बात है। ट्रेनिंग का बजट, प्रमोशन के पद, नए प्रोजेक्ट्स, ये सब तो संगठन के हाथ में होता है। इसीलिए कहा जाता है कि डेवलपमेंट में संगठन का सपोर्ट ज्यादा होता है। लेकिन एक मिनट, आज के जमाने में जहां लोग हर 2-3 साल में नौकरी बदल लेते हैं, क्या ये मॉडल अब भी उतना ही रेलेवेंट है? क्या हम अपनी डेवलपमेंट के लिए पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर रह सकते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है और यहीं पर सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। ये डॉक्यूमेंट ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर की बात करता है, लेकिन आज की हकीकत ये है कि आपके करियर डेवलपमेंट की सबसे बड़ी जिम्मेदारी खुद आपकी है। कंपनियां आएंगी जाएंगी, लेकिन आपके स्किल्स और आपका अनुभव आपके साथ रहेंगे। तो हाँ, कंपनी का सपोर्ट जरूरी है, लेकिन आप इंतजार नहीं कर सकते। यू हैव टू बी द CEO ऑफ योर ओन करियर। राइट, बिल्कुल सही। तो ये तो साफ हो गया कि ये प्रक्रियाएं क्यों और किसके लिए हैं। अब सवाल ये है कि कोई कंपनी या कोई व्यक्ति इसमें अपना समय और पैसा क्यों लगाएगा? इसके पीछे असल मकसद क्या है? सिर्फ प्रमोशन पाना ही तो सब कुछ नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके उद्देश्य बहुत गहरे हैं। कंपनी के नजरिए से सोचिए, जब वो अपने कर्मचारियों के डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या मिलता है? सबसे पहले, टैलेंटेड लोग कंपनी छोड़कर नहीं जाते, जिसे हम एम्प्लॉय रिटेंशन कहते हैं। बिल्कुल, वो बेहतर होता है। दूसरा, कंपनी को भविष्य के लिए लीडर्स मिलते हैं। उन्हें बाहर से महंगे CEO या मैनेजर लाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उन्होंने अपनी लीडरशिप पाइपलाइन पहले से तैयार कर रखी है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात, जब एक कर्मचारी का पर्सनल गोल कंपनी के गोल के साथ जुड़ जाता है तो उसकी प्रोडक्टिविटी और मोटिवेशन दोनों ही आसमान छूते हैं। और कर्मचारी के लिए तो फायदा साफ है, ग्रोथ, बेहतर सैलरी, जॉब सेटिस्फैक्शन। चलिए अब इस प्रक्रिया के अंदर और गहराई से उतरते हैं। इस डॉक्यूमेंट में करियर प्लानिंग के 5 बड़े ही साफ कदम बताए गए हैं। पहला कदम क्या है? पहला और शायद सबसे मुश्किल कदम है सेल्फ असेसमेंट, यानी आत्म-मूल्यांकन। आत्म-मूल्यांकन सुनने में ये बहुत आसान लगता है कि अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो, पर यहीं पर ज्यादातर लोग मात खा जाते हैं। क्यों? हमें लगता है कि हम खुद को जानते हैं, लेकिन असल में हम अक्सर अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं या अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर आंकते हैं। हाँ, वो डनिंग-क्रूगर इफेक्ट वाली बात, जहां हमें लगता है कि हम जितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। तो इस जाल से कैसे बचें? इसका सबसे अच्छा तरीका है बाहर से फीडबैक लेना। अपने मैनेजर से पूछे, अपने भरोसेमंद सहकर्मियों से पूछे। 360 डिग्री फीडबैक जैसे टूल्स इसीलिए बनाए गए हैं। जब 4 अलग अलग लोग आपको एक ही चीज के बारे में बताते हैं तो आपको मानना पड़ता है कि उसमें कुछ सच्चाई है। सही बात है। तो पहला कदम है खुद को लेकर ब्रूटल ऑनेस्टी। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने बड़ी हिम्मत करके खुद का सच में आकलन कर लिया। अब दूसरा कदम। खुद को समझने के बाद दूसरा कदम आता है करियर लक्ष्य निर्धारित करना। और यहां भी एक पेज है, एक जाल है। लोग अक्सर बहुत वेग यानी अस्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं, जैसे मुझे सफल होना है या मुझे लीडर बनना है। हाँ, ये तो इच्छाएं हुई। बिल्कुल, ये लक्ष्य नहीं है, ये इच्छाएं हैं। लक्ष्य हमेशा स्पेसिफिक, मेजरेबल और टाइम बाउंड होने चाहिए। जैसे अगले 18 महीनों में मुझे सीनियर डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना है, या अगले 3 साल में मुझे एक छोटी टीम को लीड करने का अनुभव हासिल करना है। मतलब छोटे और लंबे दोनों तरह के लक्ष्य, एक जो आपको अगले साल तक हासिल करना है और एक जो आपको 5 साल बाद कहीं पहुंचाएगा। बिल्कुल। इसके बाद तीसरा कदम है करियर के अवसरों की पहचान करना। एक बार जब आपको पता चल गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपको ये देखना होगा कि आपकी कंपनी में या इंडस्ट्री में वैसे मौके कहाँ हैं। रिसर्च वाला पार्ट। जी, इसके लिए आपको रिसर्च करनी होगी। अपनी कंपनी के इंटरनल जॉब पोर्टल्स देखें, दूसरी कंपनियों की जॉब डिस्क्रिप्शंस पढ़ें जो आपके लक्ष्य से मिलती जुलती हों, लोगों से बात करें जो पहले से उन रोल्स में है। और यहीं से हम चौथे कदम पर आते हैं, जो मुझे लगता है सबसे ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड है, स्किल गैप का विश्लेषण। एग्जैक्टली। आपने लक्ष्य तय कर लिया, पॉइंट बी, आपको पता है आप कहाँ हैं, पॉइंट ए। अब आपको ये पता लगाना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए आपको किन स्किल्स की जरूरत पड़ेगी जो आपके पास अभी नहीं है। इसी को स्किल गैप कहते हैं। कोई उदाहरण? जैसे अगर आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है लेकिन आपको बजट मैनेजमेंट या टीम को संभालने का कोई अनुभव नहीं है, तो ये आपका स्किल गैप है। एक मिनट रुकिए, ये सुनने में तो बहुत सीधा लगता है, लेकिन क्या असल जिंदगी में लोग ईमानदारी से अपनी कमियों को पहचान पाते हैं? ज्यादातर लोगों को तो यही लगता है कि उनमें सारी खूबियां हैं
और प्रमोशन ना मिलने की वजह पॉलिटिक्स है? ये एक बहुत ही आम समस्या है और इसका समाधान फिर से फीडबैक और रिसर्च में ही है। अपने मैनेजर के साथ बैठें और पूछें, अगर मुझे अगले लेवल पर जाना है तो मुझे कौन से 3 स्किल्स पर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। सीधा सवाल। हाँ, उन लोगों की लिंक्डइन प्रोफाइल देखें जो आपकी ड्रीम रोल में है और देखें कि उनके पास कौन सी सर्टिफिकेशंस या स्किल्स हैं जो आपके पास नहीं है। गैप अपने आप दिखने लगेगा। सही बात है। और इस गैप को भरने के लिए ही आता है 5वां और अंतिम कदम, एक्शन प्लान। जी हाँ, एक्शन प्लान वो ठोस योजना है कि आप उस स्किल गैप को कैसे भरेंगे, और इसे भी स्पेसिफिक होना चाहिए। मतलब? मैं कम्युनिकेशन सुधारूंगा एक अच्छा एक्शन प्लान नहीं है। अच्छा? मैं अगले क्वार्टर में कंपनी की टोस्ट मास्टर्स क्लब को ज्वाइन करूंगा और महीने में कम से कम 2 बार प्रेजेंटेशन दूंगा। ये एक एक्शन प्लान है। मुझे याद है, मेरे एक पुराने कलीग को डेटा एनालिस्ट बनना था, पर उसे एसक्यूएल नहीं आती थी। उसने अपने एक्शन प्लान में बाकायदा लिखा कि अगले 6 महीने में मैं ये ऑनलाइन कोर्स पूरा करूंगा और ऑफिस के 2 छोटे प्रोजेक्ट्स में इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा, और उसने कर दिखाया। कमाल है। तो ये 5 कदम एक बेहतरीन रोड मैप की तरह लगते हैं जो ज्यादातर एक कर्मचारी खुद के लिए बनाता है। लेकिन मुझे ये सोचकर हैरानी हो रही है कि इसमें कंपनी का क्या रोल है? क्या वो बस इंतजार करती है कि कर्मचारी अपना प्लान लेकर आए? यहीं पर शायद करियर डेवलपमेंट की पूरी तस्वीर सामने आती है ना? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अब हम सिक्के के दूसरे पहलू पर आ रहे हैं। करियर डेवलपमेंट वो सिस्टम है जो कंपनी बनाती है ताकि उसके कर्मचारी अपने प्लान को हकीकत में बदल सकें। अच्छा। ये एक निरंतर चलने वाला चक्र है और ये शुरू होता है ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट से। ऑर्गेनाइजेशनल असेसमेंट, ये शब्द सुनने में तो बड़ा कॉर्पोरेट लगता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका असली मतलब ये है कि कंपनी भविष्य के लिए प्लानिंग कर रही है। वो ये देखती है कि अगले 5 सालों में हमें किस तरह के स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, कौन से लीडर्स रिटायर होने वाले हैं। अच्छा, सक्सेशन प्लानिंग। बिल्कुल। और उन खाली जगहों को भरने के लिए हमारे पास इंटरनल टैलेंट कौन सा है, इसी को सक्सेशन प्लानिंग भी कहते हैं। मतलब तो यही हुआ ना कि कंपनी ये सोच रही है कि अगर कल कोई लीडर चला गया तो उसकी जगह कौन लेगा। ये सिर्फ सीईओ लेवल की बात नहीं है, ये हर टीम के लिए जरूरी है। तो ये तो बहुत प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी कंपनी पहले से ही टैलेंट को पहचान कर तैयार कर रही है। बिल्कुल। और अच्छी कंपनियां इसे बहुत गंभीरता से लेती हैं। वे सिर्फ ये नहीं देखती कि आज कौन सबसे अच्छा परफॉर्मर है, बल्कि ये भी देखती हैं कि किसमें भविष्य का लीडर बनने की क्षमता है। मतलब हाई पोटेंशियल कर्मचारी। हाँ, हाई पोटेंशियल कर्मचारी कौन है, इस असेसमेंट के बाद ही करियर काउंसलिंग, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसी चीजें आती हैं। मैनेजर्स इन हाई पोटेंशियल कर्मचारियों के साथ बैठकर उनके करियर पाथ पर चर्चा करते हैं। उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाता है। और फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का दौर, जो शायद इस चक्र का सबसे अहम हिस्सा है। हाँ, क्योंकि यहीं पर जमीन पर काम दिखता है। अप्रेजल सिर्फ रेटिंग देने के लिए नहीं होता। एक अच्छा अप्रेजल डिस्कशन वो है जहां मैनेजर और कर्मचारी मिलकर ये रिव्यू करते हैं कि डेवलपमेंट प्लान पर कितनी प्रगति हुई, कहाँ चुनौतियां आईं और अगले 6 महीनों के लिए क्या लक्ष्य होने चाहिए। और इसी के बेसिस पर आगे के मौके तय होते हैं। बिल्कुल। इसी अप्रेजल के बेसिस पर प्रमोशंस और ट्रांसफर जैसे मौके मिलते हैं। ये कर्मचारी को बताता है कि उसकी मेहनत को पहचाना जा रहा है। और इस चक्र का अंत होता है फीडबैक और समीक्षा से, जो फिर से इसे एक नए चक्र की शुरुआत से जोड़ देता है। एग्जैक्टली। ये कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है। आज जो स्किल रेलेवेंट है, हो सकता है वो 2 साल बाद न हो। सही बात है। इसलिए लगातार फीडबैक लेना और अपने प्लान को एडजस्ट करते रहना बहुत जरूरी है। इन दोनों प्रक्रियाओं को इतनी गहराई से समझने के बाद ये तो साफ है कि जब ये दोनों साथ में काम करती हैं तो जादू हो सकता है। इस डॉक्यूमेंट में एक उदाहरण दिया गया है जो इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समेटता है। जी, वो एक क्लासिक उदाहरण है। एक नौजवान ट्रेनी के तौर पर कंपनी में शामिल होता है। वो मेहनती है और उसमें सीखने की ललक है। ये हो गया उसका सेल्फ असेसमेंट। बिल्कुल। वो अपने मैनेजर को बताता है कि उसे ऑपरेशंस में दिलचस्पी है। ये हो गया गोल सेटिंग। सही। कंपनी इसे पहचानती है और उसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में मौका देती है, उसे ट्रेनिंग के लिए भेजती है। ये है कंपनी का डेवलपमेंट सपोर्ट। सहायक प्रबंधक बनता है और फिर आगे चलकर उसी विभाग का प्रबंधक बन जाता है। ये करियर डेवलपमेंट का एक आदर्श उदाहरण है जो दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति और संगठन साथ मिलकर विकास कर सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटना हो तो हम कह सकते हैं कि करियर प्लानिंग वो नक्शा है जो आप खुद बनाते हैं
अपनी मंजिल तय करते हैं। और करियर डेवलपमेंट वो इकोसिस्टम है, वो हाईवे है जो एक अच्छी कंपनी आपको उस नक्शे पर सफर करने के लिए देती है, जिसमें वो एक गाइड की तरह आपकी मदद करती है। ये वास्तव में एक शक्तिशाली तालमेल है। जब किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य संगठन की सफलता के लक्ष्यों के साथ जुड़ जाते हैं तो ये दोनों के लिए एक जीत की स्थिति है। बिल्कुल। कर्मचारी को ग्रोथ मिलती है और संगठन को एक समर्पित और कुशल वर्कफोर्स। ये एक ऐसा निवेश है जिसका रिटर्न सालों तक मिलता है। बिल्कुल। इन प्रक्रियाओं को अपनाकर न केवल व्यक्तिगत करियर को बल्कि पूरे संगठन को स्थिरता और विकास की ओर ले जाया जा सकता है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सोचने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। हमने बात की कि करियर डेवलपमेंट में संगठन का सहयोग बहुत मायने रखता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आज के बदलते जॉब मार्केट में जहां गिग इकोनॉमी का चलन बढ़ रहा है और लोग एक कंपनी के साथ जिंदगी भर नहीं रहते, क्या अब ये जिम्मेदारी पूरी तरह से व्यक्ति पर नहीं आ गई है? क्या हमें अपनी डेवलपमेंट का ड्राइवर खुद ही नहीं बनना पड़ेगा, चाहे संगठन सहयोग दे या ना दे?